हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब। आज की कहानी है मायके का अपमान। कहानी को पूरा सुने, अच्छी लगे तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद। निशा बहू, तुमने अपने मायके न्योता भेजा कि नहीं? अरे तुम्हारे बेटे की शादी है, अपने मायके वालों को बुलवा लो। वो भी तो देखें, जिस बेटी को उन्होंने एक जोड़ी कपड़े में भेजा था, आज वो किस चैन से रह रही है। एक समय था, अपने शहर में उनका भी बड़ा नाम था, पर अब कोई नहीं जानता होगा उन्हें। मालती जी अपनी बहू को बोल रही थी। निशा बोली, मम्मी जी, मेरे पापा प्रोफेसर थे और अभी भी कुछ पुराने लोग उन्हें जानते ही हैं। भाई दूसरे शहर में छोटी सी जॉब करता है। सारी चीज़ों की देखभाल भाभी करती है। फिर भी आप बोल रही हैं तो मैं बोल दूंगी। निशा का पति मनीष बोला, तुम्हारा भाई यहाँ हो या नहीं, न्योता भेजना चाहिए। अरे तुम्हें यहाँ सुख सुविधा ज़्यादा मिलती है, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम अपने मायके को भूल ही जाओ। पैसों से रिश्तों की गहराई और उसके रंग में फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। निशा चढ़कर बोली, आप और आपकी माँ बड़े मज़े ले रहे हैं। मानती हूँ मेरे मायके में सुख सुविधाएं और पैसा नहीं है, तो क्या उसकी जिम्मेदार मैं हूँ? अरे मेरे भाग्य से आपके घर में पैसों की बरसात हो गई। मायका कंगाल हो गया तो मैं क्या कर सकती हूँ। अपनी बहन को देखो, कैसी जिंदगी जी रही है। उसे न्योता क्यों नहीं भेजते? बुलाओ उन लोगों को, मैं भी देखूं उनकी शान। मनीष बोला, अरे तुम तो नाराज़ हो गई। अब ससुराल वालों के लिए मजाक नहीं करूँगा तो किससे करूँगा? और सही कहा तुमने, रश्मि के घर भी बोलना होगा। अब आए ना आए, वरना कहेगी भाई तो भूल गया। मैं माँ को कह दूँगा, वो फ़ोन कर देंगी। निशा नाराज़ होकर बैठ गई। तो मनीष बोला, अब छोड़ो पुरानी बातों को, खुशी का मौका है। हमारे बेटे की शादी है। 28 साल हम लड़ते झगड़ते यहाँ तक पहुँच गए हैं। हमारा बड़े बेटे बहू तो आ नहीं रहे हैं। अब उनकी खुशी के लिए हम भी खुशी मनाते हैं। चलो मैं बाहर की तैयारी देखता हूँ, तुम घर की तैयारी देख लो। इतना कहकर वो घर से निकल गए। इधर निशा की भाभी रूही अपने ससुर रमेश बाबू से बोली, बाबूजी, निशा दीदी के घर से न्योता आया है। उनके छोटे बेटे की शादी है। ये भी 2 दिन की छुट्टी लेकर आ रहे हैं। वो बोले, बहू, तुम्हारी ननंद पहले यहाँ कितना आती थी, मायके को अपना सहारा समझती थी। जब से उसकी शान और शौकत बड़ी हुई है, यहाँ का रास्ता ही भूल गई। अब यहाँ आने से उसकी इज्जत जो घट जाती है। इस गम में तुम्हारी सास भी इस दुनिया से चली गई। पहले तो रक्षाबंधन में आती थी, अब तो उसमें भी आना बंद कर दिया है। अब एक राखी भेज देती है। कई साल हो गए उसे देखे हुए। अब उसे हमारी याद कैसे आई? रूही बोली, बाबूजी, जो हुआ उस पर मिट्टी डालो। क्या बेटी जैसा सहारा एक बहू नहीं दे सकती? जब रिश्ता है तो निभाना तो पड़ेगा। माँ जी के बाद मैं नहीं चाहती कि लोग ये कहे कि भाभी ने रिश्तेदारी नहीं निभाई। मैं हूँ ना, अब चिंता क्यों कर रहे हो? मैं सब संभाल लूँगी, किसी चीज़ की कमी नहीं होने दूंगी। रूही के पति मुकेश दूसरे शहर में छोटी सी जॉब करते थे। घर के हालात अच्छे नहीं थे। सोने का भाव इतना बढ़ गया था कि नया कुछ खरीदना रूही के बस की बात नहीं थी। उसने अपनी पुराने मांग टीका साफ करवाया और बाजार से 3 साड़ियाँ और मिठाई लेकर पैक करवा ली और पूरे परिवार के साथ अपने ननंद के घर पहुंची। रात में समारोह था। रूही ने तोहफा रमेश बाबू के हाथों से ननंद को दिलवाया। निशा तोहफे को देखकर उखड़ी आवाज़ में बोली, बाबूजी, इसकी क्या ज़रूरत थी? मैं कौन सा मायके के सहारे बैठी हूँ? मैंने बहू के लिए सब ले लिया। बेकार में लोग देखेंगे तो हंसेंगे। आप तो बस बहू को आशीर्वाद दे दीजिए। उतने में निशा की सास आई और पैकेट लेकर बोली, अब मायके से क्या आया है ये तो देखना ही पड़ेगा। उन्होंने साड़ी को खोलते हुए कहा, ऐसी साड़ी हमने अपने ड्राइवर की बेटी को शादी में दी थी। निशा की ननद रश्मि साड़ी लेते हुए बोली, भाभी, ये बहुत सुंदर साड़ी है, आप पर बहुत जचेगी। और मायके की कोई भी चीज़ महंगी और सस्ती नहीं, बल्कि प्यार में लिपटा हुआ तोहफा है। निशा बोली, रश्मि दीदी, अगर आपको ये पसंद है
तो आप ही रख लीजिए, क्योंकि मैं और मेरी बहू तो ये नहीं पहन सकते। निशा के पिताजी ये सब खड़े देख रहे थे। रूही धीरे से बोली, बाबूजी बोलने वाले तो बोलते ही हैं, हमने दिल से उपहार दिया है, बस यही बहुत है। तभी रश्मि रमेश बाबू से बोली, बाबूजी, पिता का प्रेम और आशीर्वाद ही बहुत बड़ा सहारा होता है। पैसा तो हाथ का मैल है, कल आपके पास था, आज उनके पास है, ना जाने कल किसके पास होगा। रश्मि की शादी भी एक संयुक्त में ही हुई थी। उसका पति जनरल स्टोर की दुकान चलाता था। कोरोना वायरस के दौरान उनका बहुत नुकसान हुआ था, इसलिए रश्मि की माली हालत भी ठीक नहीं थी। मायके में पैसे होते हुए भी कभी भी मदद नहीं मिली, और रश्मि के पास जितना था उसमें ही वो बहुत खुश रहती थी। सर्दी का मौसम था, चारों तरफ मेहमानों की भीड़ थी। रमेश बाबू को थोड़ी सर्दी का एहसास हो रहा था, तो रूही ने जल्दी से अपने थैले से चादर निकाली और उन्हें वो चादर उड़ा दी। वहीं बच्चे चारों तरफ खाने पीने की चीज़ों को देखकर ललायित हो उठे। कभी आइसक्रीम तो कभी चाट खा रहे थे। जब फ़ोटो खिंचवाने का समय आया, मालती जी बोली, बहू के मायके वालों को तो आगे ले आओ। निशा धीरे से बोली, आपको मेरे मायके वालों से बड़ी हमदर्दी हो रही है, आप अपनी बेटी को आगे क्यों नहीं कर लेती? यहाँ मेरे जान पहचान के बहुत लोग हैं, मुझे अपनी बेइज्जती नहीं करानी है। जैसे ही रमेश बाबू और रूही के बच्चे आगे आने लगे, निशा बोली, बाबूजी, किस ज़माने का कुर्ता और ये चादर पहन कर आ गए हैं, कुछ तो मेरी इज्जत का ख्याल किया होता। फ़ोटो में आप कैसे आएंगे? भाभी, इन बच्चों को देखो, ये कैसे आइसक्रीम और चाट नूडल खा रहे हैं, जैसे कभी खाया ही ना हो। प्लीज़ आप लोग थोड़ा पीछे रहिए ताकि तस्वीरों में ना आ सके, वरना कल को मेरा मजाक उड़ाया जाएगा। बेटी के मुंह से ऐसी बातें सुनकर रमेश बाबू का दिल छलनी हो गया। वो बहू से बोले, बहू, मुझे यहाँ से ले चलो, मेरा दम घुट रहा है। रूही का पति बोला, हाँ रूही, चलो, यहाँ हमारे लिए कुछ भी नहीं रखा है, बेकार में अपनी बेइज्जती करवाने से क्या फ़ायदा। ऐसा समारोह हमारे लिए नहीं है, सब मौज मस्ती में लगे थे। तभी निशा की ननद रश्मि आई और बोली, बाबूजी, ऐसे मत जाइए, आपको घर में जाने में 6 से 7 घंटे लग जाएंगे। आप थके हारे आए हैं और ऐसे ही चले जाएंगे? यहाँ तो लोगों की आंखों पर पैसों की चमक है। दूसरों का छोड़िए, मेरी माँ ने भी पैसों का चश्मा पहन लिया है, फिर मैं अपने भाई और भाभी से सहारे की उम्मीद कैसे कर सकती हूँ? आप रुकिए, मैं रास्ते के खाने के लिए आपके लिए कुछ लेकर आती हूँ। सब जाने लगे। रूही दोनों बच्चों का हाथ थामे हुए थी। रूही के पति ऑटो लेने के लिए गए। तभी वहाँ निशा आई और बोली, क्या हुआ? आपने ऐसी शादी कभी देखी नहीं होगी, इसलिए आपको यहाँ मन नहीं लग रहा होगा, तभी आप सब जा रहे हैं। रूही बोली, ऐसी बात नहीं है दीदी, घर पहुँचते पहुँचते हमें बहुत रात हो जाएगी, इसलिए अब हम चलते हैं। मालती जी बोली, अरे आप लोग तो एक ही थैला लेकर आए थे, जो हमारी बहू को उपहार में दे दिया, फिर जाने से पहले ये 2 थैले कैसे हो गए आपके पास? निशा भी आश्चर्य से देख रही थी। तो मालती जी बोली, अरे आपके हाथों में ये क्या है? लोग तो बेटी के घर का पानी भी नहीं पीते, आप यहाँ से क्या ले जा रहे हैं? रश्मि कुछ बोलती उससे पहले ही निशा के कुछ संबंधी मुंह दबाकर हंसने लगे। रूही के सब्र का बांध टूट गया। उसने ससुर के हाथों से थैला लेकर उसके सामने खोल दी और बोली, ना ननंद रानी, इतना कुछ आपके पास होते हुए भी जिसका मन इतना छोटा हो, उससे भला कोई क्या ले जा सकता है? जिस इंसान ने आपको जन्म दिया, उसे अपना सहारा देने की जगह सरेआम रुसवा होते हुए देख रही हैं। निशा बोली, मैं तो बस देख रही थी, मैंने दिखाने के लिए तो नहीं बोला। वही रश्मि बोली, भाभी, ससुराल में मायके की इज्जत बनी रहे, ये जिम्मेदारी बेटियों की होती है, पर मैं आपसे भी क्या बोलूं, जब मेरी माँ मेरे मायके में मेरी इज्जत नहीं रहने देती, तो वो बहू के मायके की इज्जत क्या करेगी? प्रसाद बाबू रूही से बोले, बहू, अब एक पल भी अगर मैं यहाँ रुका तो मैं प्राण त्याग दूंगा, मुझे घर ले चलो।
निशा बोली, ऐसा मैंने क्या किया जो आपको बेटी से बढ़कर बहू हो गई और आप ऐसी बातें कर रहे हैं। रूही बोली, ननद रानी, मैं बहू होकर सहारा दे सकती हूँ, पर आप जिस माली ने हर धूप से आपको बचाया, हर पल आपका सहारा बने रहे, आज आपने उसे सरेआम रुसवा किया। रूही बोली, चलिए बाबूजी, मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मुझे आप जैसे पिता का साथ मिला। मायके में माता पिता तो अब रहे नहीं। मैं बहुत भाग्यवान हूँ जो आपकी सेवा का मुझे मौका मिला। जिसने अपने माँ बाप को ठुकराया, किस्मत कितनी देर उसका साथ देगी। तभी रूही का पति आया और पूरे परिवार को अपने साथ लेकर चले गए। रश्मि सबके सामने ही निशा और अपनी माँ से बोली, आपने अपने घर में एक पिता का अपमान किया। ऊपर वाले की लाठी में आवाज़ नहीं होती, पर जब वो पड़ती है तो इंसान बोल नहीं पाता। जब आपने अपने ही पिता का सम्मान नहीं किया तो मैं तो ननंद हूँ, मेरी इज्जत घर में क्या होगी। आज से मैं आपसे और इस घर से हर रिश्ते को ख़त्म करती हूँ और अपने बच्चों को लेकर चली गई। समय बीता। रश्मि और रूही ने निशा के परिवार से हर रिश्ते तोड़ लिए और अपने जीवन में आगे बढ़ने लगे। इधर वक्त की मार निशा के परिवार पर जब पड़ी, तब उसे एहसास हुआ कि अब तो मायके का भी सहारा नहीं। उसने अपने जीवन में एक ऐसा पाप किया जिसकी माफ़ी कहीं नहीं मिल सकती। बड़ा बेटा विदेश में जा बसा था और छोटे बेटे बहू ने धोखे से सब कुछ अपने नाम करवा कर निशा को एक वृद्धाश्रम में डाल दिया था। अब निशा की जिंदगी वृद्धाश्रम में कट रही थी। निशा ने अपने घर में पिता का अपमान किया था, जिसका फल उसे आज मिल रहा है। जैसा उसने किया वैसा ही पाया। इसलिए दोस्तों, हमें अपने माँ बाप की हमेशा इज्जत और कदर करना चाहिए, क्योंकि जो हम बोते हैं वही हम पाते हैं। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। धन्यवाद।